हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स विद विजय कुमार। यहाँ आज हम आवेश से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे कि उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एयरफोर्स, नेवी और +2 के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए तथा एसटीईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ये सामान्य आवेश के प्रश्न हैं जो लगातार निरंतर कहीं न कहीं पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आवेश एक राशि है, यानी कि यहाँ पूछा गया कि आवेश कैसी राशि है। तो आवेश एक अदिश राशि होती है, जो कि ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है। किसी भी पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल है, तो उसके आवेश यानी चार्ज के की नेचर जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति होती है ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक, याद रखें, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जो यहाँ ऑप्शन ए है। और आवेश का सीजीएस मात्रक भी आप याद कर लें। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ESU, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हर बार ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान एकदम अच्छी तरह से याद कर लें। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अर्थात 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये ऑप्शन ई है। और ये कई जगह आंकिक प्रश्नों अर्थात कि न्यूमेरिकल में बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसे याद ही कर लें, बेटर होगा, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है। अगले प्रश्न 5 में आते हैं, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पर वह हो जाता है। जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वह ऋणात्मक होता है, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह धनात्मक होती है। तो ध्यान देंगे, यदि किसी वस्तु के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तब वह वस्तु ऋणात्मक होगी। यहाँ ऑप्शन बी होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, आवेश परिवर्तन से वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो क्या किसी वस्तु के आवेश में परिवर्तन हो जाता है, या किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो हाँ, होता है, लेकिन यह परिवर्तन अत्यंत ही अल्प होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, होता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, एक माइक्रोकूलम में कितना नैनोकूलम होता है। तो ध्यान दीजिए, एक नैनोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम। यदि अगर हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। 10⁻⁻6 को हम लिखते हैं 1 माइक्रो, ठीक है, और कूलम ये है। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि नैनो कूलम में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइक्रो कूलम में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 1000, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर वस्तु हो जाता है। अभी अभी इस पर चर्चा किए हैं कि कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ली जाती है, तब वह वस्तु हो जाती है धनात्मक। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अब आवेश, ये क्वेश्चन है कि क्या आवेश योगात्मक होते हैं।
तो हाँ, आवेश योगात्मक होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आवेश योगात्मक होते हैं का क्या अर्थ है, इसको भी समझ लें। यदि किसी वस्तु के आवेश की गणना करनी होती है तो उस वस्तु के विभिन्न सतहों पर उपस्थित सभी आवेशों को जोड़ा जाता है, या किसी भी वस्तु के विभिन्न सतहों पर उपस्थित आवेशों का बीजीय योग उस वस्तु का आवेश कहलाता है, अर्थात आवेश योगात्मक होते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हुआ, हाँ आवेश योगात्मक होते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 10, क्या आवेश को नष्ट या उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान देंगे, यहाँ नष्ट शब्द गलत लिखा हुआ है, इस पर ध्यान न दें। तो प्रश्न क्या था, क्या आवेश को नष्ट या उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आवेश संरक्षित होता है और जो चीज़ें संरक्षित होती हैं उसे या तो नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न 11 पर आते हैं। समान प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा फोर्स अप्लाई होता है, यानी किस प्रकार का बल लगता है। तो यहाँ पर अगर समान प्रकृति की बात करें तो दोनों ही आवेश या तो धनात्मक हैं या तो ऋणात्मक हैं। तो दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक अर्थात समान प्रकृति के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12 पर, एक कूलम्ब में कितना मिली कूलम्ब होता है। तो हम जानते हैं या आप याद कर लें कि 1000 मिली कूलम्ब बराबर होता है एक कूलम्ब। ये याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद कर लें। 1000 मिली कूलम्ब इक्वल टू एक कूलम्ब होता है, और इसलिए 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन और एवं प्रोटॉन के बीच होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच किस प्रकार का बल लगता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि विपरीत आवेश वाले दो पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच आकर्षण, और सजातीय या समान जाति के दो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। ओके, अगला प्रश्न है 14 नंबर, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक है ESU, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर, 1 EMU में कितना कूलम्ब होता है। तो आप जानिए, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। इसमें हम देखेंगे कि एक EMU का अर्थ होता है 10 कूलम्ब, अर्थात 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम्ब। ध्यान देंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी इस पर हम पीछे चर्चा किए हैं जस्ट कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण क्या होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। ओके, अगला प्रश्न 17 है। इसमें पूछा गया है कि 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसे हल करने के लिए हम आवेश के क्वांटमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है N = Q/E। तो यहाँ चार्ज दिया गया है
10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। ओके, और ई का वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई म्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि 10⁻6 लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गया ऊपर और नीचे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ऊपर क्या था 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 और नीचे था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये दोनों ऊपर का कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 10/16 और ये 10⁻⁻19 भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+19। ओके, अब हम क्या करें, इसमें से एक जीरो 10⁻19 में से एक जीरो लेकर के इस 10 में मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये बगल में हो जाएगा 10⁻18। ओके, और नीचे हो गया 16। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे देखिए। 10⁻18 यहाँ बगल में रहेगा। ठीक है, 10⁻18 और ये 100/16 इसमें डिवाइड करने पर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये इसका सही उत्तर होगा। ओके, अब इसको हम चेक करते हैं, ये कहाँ दिया है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे अभी आप याद ही कर लें। अभी अभी जो हमने आंसर निकाला नहीं, वह आंसर ही इसका सही उत्तर होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कूलम में कितना ESU होता है, इसे भी याद करने वाली चीज़ है, 3 इंटू 10⁻9। ठीक है, एक कूलम में 3 इंटू 10⁻9 ESU होता है। ओके, अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न 20 पर, यानी 20। क्या आवेश के सभी मान संभव हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, आवेश के सभी मान संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने इस पूरे 20 प्रश्न में ई के वैल्यू के बारे में जाना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि ई को हम हाफ करें, ठीक है, तो ई का हाफ वैल्यू होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हाफ नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का हाफ नहीं होता है तो वह मान भी, यानी 0.8 इंटू 10⁻⁻19 संभव नहीं है, अर्थात आवेश के सभी मान संभव नहीं होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा, आवेश के सभी मान संभव नहीं होते हैं। ओके, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें।